चैप्टर विद्युत धारा में आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, है ना। आज हम जानेंगे कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, ठीक है। जैसे अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा क्या होती है, विभवांतर क्या होता है ना, और किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होने के कारण उस परिपथ में कितनी ऊर्जा व्यय होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। तो समझ लेते हैं ऊष्मीय प्रभाव क्या है। जैसे मान लेते हैं ये एक कोई चालक है, ठीक है। इस चालक के सिरों पे जब कोई विभवांतर लगाया जाता है, हम जानते हैं किसी चालक के सिरों पे कोई विभवांतर लगाने पर, यानी कि कोई ऐसा स्रोत लगाने पर जिससे विद्युत ऊर्जा ली जा सके, तो उस विद्युत ऊर्जा के कारण इस परिपथ में एक धारा बहने लगती है। जैसे यहाँ पे इस डायरेक्शन में धारा बह रही है, तो इसका मतलब है इसकी धारा की दिशा का मतलब क्या है, धारा बहने का मतलब क्या है कि परिपथ में आवेश गति करने लगता है। तो किसी भी चालक में मुख्य आवेश होते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये आवेश गति करने लगते हैं, ठीक है। यानी किसी परिपथ में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसमें आवेश गति करने लगते हैं। मुख्य आवेश वाहक किसी भी चालक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी दिशा क्या होगी, चालक की गति की विद्युत धारा की विपरीत दिशा में होगी। जैसा यहाँ पे हम देखते हैं कि इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन गति करते समय लगातार एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। जो इसके परमाणु होंगे उनसे टकराते रहते हैं, ठीक है। यानी कि इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो परमाणुओं में, यानी कि चालक में, यानी कि पदार्थ में स्थानांतरित होती रहती है। सीधी सी बात है, जब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चालक के सिरों पे विभवांतर लगाते हैं तो इस चालक में आवेश गति करने लगते हैं, यानी कि आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ प्रवाहित होने लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कि परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। यानी कि परिपथ में धारा प्रवाहित होने पे या चालक में धारा प्रवाहित होने पे आवेश गति करने लगते हैं। यहाँ पे हम कौन से आवेश मान रहे हैं, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन माना। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लगातार जो भी धातु या जो भी चालक है उसके परमाणुओं से लगातार टकराएंगे। यानी कि जो इनकी गतिज ऊर्जा है, भाई आप जानते हैं कि अगर m मास की, यानी कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गति कर रही है तो उससे संबद्ध ऊर्जा 1/2 mv² होती है। ये किसको स्थानांतरित हो रही है, चालक में स्थानांतरित होती रहती है, ठीक है। अब चालक में ये ऊर्जा स्थानांतरित होने के कारण क्या होगा, ये कुछ गर्म हो जाता है। ये क्या होता है, इसका कुछ ताप बढ़ जाता है ना। यानी कि इस चालक में क्या उत्पन्न हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब एक बात क्लियर करनी है यहाँ पे कि यहाँ पे हम दे रहे थे विद्युत ऊर्जा, तो हमें ऊष्मा कैसे मिलती है, ठीक है। तो देखिए जूल का नियम है, जूल का नियम क्या है कि 1 जूल ऊर्जा 1/4.2 कैलोरी के बराबर होती है, या कह सकते हैं कि 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। यानी किसी भी परिपथ में या कहीं पे भी अगर 4.2 यानी कि 4.2 जूल कार्य होता है तो कितनी ऊष्मा होती है, 1 कैलोरी के बराबर होती है। वैसे कहीं पे आपको मिलेगा 4.12 जूल है, 18 जूल है ना, यानी कि एग्जैक्टली 4.18 जूल 4.18 जूल कार्य जो है 1 कैलोरी ऊष्मा के बराबर होता है। तो अब ये समझना है कि कैसे हम कह सकते हैं कि ये कार्य जो होता है ऊष्मा के बराबर होता है। तो पहले ये माना जाता था कि कार्य एक अलग भौतिक राशि है, ऊष्मा एक अलग भौतिक राशि है। कार्य को तो पहले ही बता चुके हैं, कार्य का मतलब क्या होता है, ऊर्जा। किसी भी सिस्टम पे अगर हम कार्य करते हैं तो वहाँ पे ऊर्जा खर्च होती है ना। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आवेश को प्रवाहित करने में कार्य हो रहा है, तो इस कार्य के होने में इस जो बैटरी या जो सेल लगा रखा है इसकी ऊर्जा क्या हो रही है, यहाँ पे खर्च हो रही है। यानी कि इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने के कारण, इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने के कारण इस परिपथ की ऊर्जा क्या हो रही है, व्यय हो रही है। किस चीज में व्यय हो रही है, इसमें धारा प्रवाहित करने में, कार्य करने में, है ना। यानी कि जो धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें जो कार्य होगा, भाई आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ स्थानांतरित हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ कार्य हो रहा है, तो उस कार्य के लिए ऊर्जा कहाँ से आ रही है, बैटरी से, ठीक है।
यानी कि जो कार्य हो रहा है वो कहाँ से आ रही है, विद्युत ऊर्जा से, ठीक है। यानी कि जो बैटरी की विद्युत ऊर्जा है वो परिपथ में कार्य करने में खर्च हो रही है, ठीक है। फिर अब एक चीज समझ लेते हैं कि ये कार्य ऊष्मा में कैसे बदलता है, ठीक है। जैसे पहले भी हमने बताया कि पहले माना गया कि ऊष्मा अलग राशि है और कार्य अलग राशि है, लेकिन बाद में प्रयोगों से ये सिद्ध किया गया कि कार्य को ऊष्मा में और ऊष्मा को कार्य में बदला जा सकता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, अगर हाथ को हम अपने दोनों हथेलियों को रगड़े तो हाथ में हमें हल्की सी गर्माहट का एहसास होता है। किसी भी चीज़ को आप रब करिए, किसी भी चीज़ को अगर घिसिए तो उसको सतह क्या होती है, कुछ गर्म हो जाती है। एक प्लास्टिक का टुकड़ा लेके आप मेज पे रगड़िए तो वो क्या होता है, हल्का सा गर्म हो जाता है। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आसानी से आप करके देख सकते हैं। यानी कि जब किसी भी चीज को हम कहीं पे भी कोई मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक कार्य करते हैं तो वो ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाता है, ऊष्मा में बदल जाता है। तो यहाँ पे जो इन इलेक्ट्रॉनों को, भाई इसकी ऊर्जा खर्च हो रही है, इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा मिल रही है जिसके कारण ये परिपथ में गति करते हैं यानी कि धारा प्रवाहित होती है। और ये गतिमान इलेक्ट्रॉन लगातार परमाणुओं से यानी कि धातु से, है ना, धातु किससे, जो चालक है किससे बना हुआ है, उस चालक में जो परमाणु उनसे मिलकर बना हुआ है उससे लगातार गति कर रहे हैं। तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो रही है, उसमें टक्कर के कारण ऊष्मा, मतलब उसमें क्या हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो इसके कारण क्या होता है, इसका ताप बढ़ जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं ठीक है। यानी कि किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक का ताप बढ़ जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या, चालक के ताप का बढ़ना। कैसे, क्लियर हो चुका है सभी को। तो कौन कौन सी बातें पहले क्लियर होनी चाहिए कि कार्य ऊष्मा एक दूसरे के तुल्य हैं, यानी कि कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है, ऊष्मा को कार्य में बदला जा सकता है। और 1 जूल कार्य 1/4.2 या 4.18 कैलोरी के बराबर होता है। या ये कह सकते हैं कि 1 कैलोरी ऊष्मा 4.2 जूल या 4.18 जूल के बराबर होती है। न्यूमेरिकल लगाते समय ये आसान पड़ता है, इसलिए हम इस वैल्यू को यूज कर लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू जो जूल ने अपने प्रयोगों से याद की थी वो ये थी, क्या, कि 1 कैलोरी ऊष्मा 4.18 जूल कार्य के बराबर होती है। यानी कहीं पे अगर 4.18 जूल कार्य होता है तो अगर ये पूरा ऊष्मा में बदले तो ऊष्मा कितनी होगी, 1 कैलोरी होगी, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि ऊष्मा कार्य में बदली जा सकती है। कैसे, 1 कैलोरी ऊष्मा 4.18 जूल कार्य के बराबर होती है। अब इस परिपथ में जब हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो बैटरी की ऊर्जा है वो कहाँ खर्च होती है, इस परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में, ठीक है। यानी कि बैटरी की ऊर्जा इस आवेश को प्रवाहित करने में खर्च होती है। कैसे, आवेश को गतिज ऊर्जा मिलती है जिसके कारण वो गति करते हैं। लेकिन गति करते समय निरंतर धातु यानी कि चालक के परमाणुओं से टकराते रहते हैं। इस टक्कर के कारण क्या होता है, उनकी कुछ ऊष्मा परमाणुओं में स्थानांतरित होती है जो किसमें बदल जाती है, ऊष्मा में बदल जाती है। अब किसी भी चीज को, किसी भी पदार्थ को अगर ऊष्मा मिलेगी तो धीरे धीरे उसका ताप क्या होगा, बढ़ेगा। इस ताप के बढ़ने के कारण क्या होता है, ये कुछ गर्म हो जाता है ना। इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इस पे आधारित कुछ उदाहरण जैसे हम समझ लेते हैं, इसके एग्जाम्पल जैसे वैद्युत बल, आगे हम इन्हें बताएंगे। वैद्युत बल, है ना, वैद्युत प्रेस, वैद्युत हीटर, वैद्युत गीजर, ये सारे उपकरण क्या है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे ही आधारित है। मतलब इन सभी में विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव उपयोग किया जाता है। कैसे, बल्ब में भी पता होगा कि एक एलिमेंट लगा होता है, एक फिलामेंट लगा होता है ना, कि जिसमें धारा प्रवाहित करने पे क्या होता है, वो गर्म होता है। और किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाता है, रक्त हो जाता है। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है इतने प्रतिरोध का होता है कि उसमें इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि वो गर्म होके श्वेत तप्त हो जाता है, ठीक है। हीटर में देखा होगा कि हीटर, जो खाना बनाने के लिए जो हीटर यूज होता है या जो
ठंडियों में जिस हीटर का प्रयोग किया जाता है उसमें भी फिलामेंट कैसा लगा, जो तार की कॉइल्स लगी होती हैं वो क्या होता है, धारा प्रवाहित करने पे रक्त तप होकर चमकने लगता है, वहां पे पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही जो कॉन्सेप्ट होता है वो किसमें होता है, विद्युत गीजर में भी होता है। यही कॉन्सेप्ट विद्युत प्रेस में भी होता है, जिससे कपड़े वगैरह को आयरनिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो विद्युत उपकरण है ये सब विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे आधारित हैं। मतलब इन सभी में एक कॉमन पॉइंट होगा कि सभी में एक हाई रेजिस्टेंस का वायर लगा होगा, जिसके कारण इसमें अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। जैसे क्या करते हैं, गीजर में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका उपयोग पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। हीटर में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। प्रेस में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका उपयोग कपड़े प्रेस करने के लिए किया जाता है। वैद्युत बल्ब में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है तो क्या होता है, उसमें इतनी ऊष्मा होती है कि श्वेत तप्त हो जाता है, जिसमें ऊष्मा के साथ साथ एक प्रकाश भी, यानी कि ऊष्मा के साथ साथ यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा भी हमको मिलती है। लेकिन एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि सभी में एक फिलामेंट यानी कि एक चालक तार होता है जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये बात सभी को क्लियर हो गई कि किसी चालक में यदि धारा प्रवाहित की जाए तो उसकी जो विद्युत ऊर्जा होगी, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, परिपथ में धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक सेल लगाया था तो वो ऊर्जा किसको मिलती है, आवेश वाहकों को मिलती है। बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मिल रही है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे, यानी कि इनके पास गतिज ऊर्जा होगी। और ये गतिज ऊर्जा क्या होगी, उन परमाणुओं को, यानी कि चालक के उन परमाणुओं को स्थानांतरित होती है जिनसे उनकी टक्कर होती है। तो धीरे धीरे वो परमाणु क्या होते हैं, यानी कि जो पदार्थ होता है वो गर्म होने लगता है, यानी कि उसका ताप बढ़ने लगता है। इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। यानी कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना। यदि किसी परिपथ में W जूल ऊष्मा व्यय हो तो परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो सकती है। अभी क्या बताया कि 1 जूल 1/4.2 कैलोरी के बराबर होता है। तो यहां पे हमने W जो कार्य निकाला है या जो व्यय ऊर्जा निकाली है वो किस में होगी, जूल में होगी। तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी, W/4.2 कैलोरी, या कह सकते हैं W/4.18 कैलोरी। ठीक है, एग्जैक्ट ये वैल्यू है, न्यूमेरिकल में हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी पड़ जाता है इसलिए। ठीक है, यानी कि कैसे निकाला इसको हमने कि अगर परिपथ में W ऊर्जा है ना, ऊष्मा नहीं, क्या हो रही है, W ऊर्जा व्यय हो, जो क्या है, जूल में है। और ये बताया भी आपको कि जूल के नियम के अनुसार 1 जूल ऊर्जा जब ऊष्मा में कन्वर्ट होती है तो 1/4.2 या 1/4.18 कैलोरी के बराबर होती है। इसको चाहे तो ऐसे लिख भी सकते हैं, 1/4.18 कैलोरी। ठीक है, तो अगर W जूल ऊर्जा जो है, यानी कि जो खर्च हो रही है परिपथ में, वो कैलोरी में बदलेगी तो W/4.2 कैलोरी होगी। ठीक है, यहां से एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, हम पहले से बता चुके हैं। किसी परिपथ में व्यय ऊर्जा क्या होती है, VIT या I²RT या V²R/T। ठीक है, ये होता है, सभी को पता है। किसी परिपथ में व्यय ऊर्जा क्या होती है, VIT या I²RT या V²R, है ना, V²/R होती है ना। किसी परिपथ में व्यय ऊर्जा VIT या I²RT या V²/R होती है। पहले से ये सॉल्व कर चुके हैं, बता चुके हैं लास्ट क्लास में ना। किसी परिपथ में व्यय ऊर्जा, अगर वोल्टेज करंट पता है तो हम निकाल सकते हैं, और करंट और रेजिस्टेंस पता है, यानी कि धारा और प्रतिरोध पता है तो निकाल सकते हैं। वोल्टेज और प्रतिरोध पता है तो भी हम परिपथ में व्यय ऊर्जा निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे H = क्या लिख सकते हैं हम, W की जगह VIT,
यानी कि VIT अपॉन 4.18 या I स्क्वायर RT अपॉन 4.18 या V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी अपॉन 4.18, ये सभी किस में आएंगे? कैलोरी में। ठीक है, तो क्लियर हो गया सभी को। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या है? किसी चालक पे विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर क्या होता है? आवेश की गति के कारण आवेश निरंतर परमाणुओं से टकराते हैं, जिसके कारण उनकी गतिज ऊर्जा जो होती है तो जो कहां से मिलती है? विद्युत स्रोत से मिलती है ना। वो किसको मिल जाती है? परमाणुओं से टक्कर के कारण उनमें कुछ स्थानांतरित होती है और वो जो ऊर्जा उनको मिलती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? उष्मा में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्य को उष्मा में, उष्मा को कार्य में बदल सकते हैं और इसके कारण इस चालक का ताप बढ़ जाता है। इसी घटना को विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। यानी कि किसी परिपथ में अगर W जूल ऊर्जा व्यय होगी तो वो उष्मा में कन्वर्ट होगी, तो कितनी होगी? W अपॉन 4.18 कैलोरी के बराबर होगी। W को यानी कि एनर्जी को कैसे निकाल सकते हैं? VIT I स्क्वायर RT या V स्क्वायर T अपॉन R फॉर्म में से निकाल सकते हैं। तो W की जगह पे आप VIT अपॉन 4.18 लिख सकते हैं, या फिर I स्क्वायर RT अपॉन 4.18 लिख सकते हैं, V स्क्वायर T अपॉन R लिख सकते हैं। ठीक है, ये सभी यहाँ पे जो आएंगी सभी का मात्रक क्या होगा? कैलोरी होगा। ठीक है, लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला निकल के आया, W इज इक्वल्स टू, अगर हम H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। इस फॉर्मूले से अगर देखा जाए यदि R व T नियत हूं, R व T नियत हूं, यानी कि परिपथ में बहने वाली धारा को हम चेंज कर सकते हैं, उस टाइम को नियत रखा जाए और चालक का प्रतिरोध नियत रखा जाए, ये ना बदले, तो उस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं? H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, यानी कि परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा परिपथ में बहने वाली धारा के वर्ग के अनुकमानुपाती होती है। ठीक है, लिख सकते हैं H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT से हम लिख सकते हैं क्या कि अगर इसमें R और T क्या हो? नियत हो, तो क्या लिख सकते हैं? H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT से यदि परिपथ में बहने वाली धारा व समय T नियत हो तो क्या लिख सकते हैं? H प्रोपोर्शनल टू R लिख सकते हैं, यानी कि परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध के अनुकमानुपाती होती है। I और T निश्चित है, तो क्या होगा? H प्रोपोर्शनल होगा किसके? R के। ठीक है, एक रिजल्ट और देख लेते हैं। यदि I व R दोनों नियत हूं, उसके इसमें क्या होगा? H प्रोपोर्शनल टू T होगा, यानी कि उत्पन्न ऊष्मा समय के अनुकमानुपाती होगी, मतलब धारा जितनी देर तक प्रवाहित होगी उत्पन्न ऊष्मा उतनी ही अधिक होगी। क्लियर, यानी कि H स्क्वायर I स्क्वायर RT से अगर हम देखते हैं तो तीन फैक्टर निकल के आते। I कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, चालक का प्रतिरोध क्या है और समय कितना है। ठीक है, कितने समय तक हम धारा को प्रवाहित करते हैं। तो देखा, अगर R और T यानी कि प्रतिरोध और T कांस्टेंट कर दिया जाए तो H क्या होगा? I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि
परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा या चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें बहने वाली धारा I के वर्ग के अनुपाती होगी। ठीक है, इसी तरीके से H = I²RT में अगर हम क्या करें, I और T को नियत मान लें, यानी कि परिपथ में बहने वाली धारा नियत हो और समय नियत हो, तो H ∝ क्या होता है, R होता है। यानी कि परिपथ का प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा, है ना, उसमें उत्पन्न ऊष्मा उतनी ही अधिक होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा एप्लीकेशन है ना, जो हमारा एप्लीकेशन है विद्युत धारा का, उसमें प्रभाव, उसके अनुप्रयोग जो है, उसमें हम यही देखेंगे किसी भी परिपथ में हमें ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा मिले। अब हमारे पास लिमिटेशन है कि एक प्रॉपर करंट से ज्यादा करंट नहीं दे सकते, हमारे पास टाइम लिमिट भी है कि इससे ज्यादा समय हम नहीं दे सकते। तो उस कंडीशन में हमको ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा लेने का क्या तरीका हो सकता है कि उस चालक का या परिपथ का प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा हो। जैसे जितने भी अभी उदाहरण हमने दिए वैद्युत बल्ब के या प्रेस के, वैद्युत हीटर के या वैद्युत गीजर, है ना, तो इन सब में जिस चालक से ऊष्मा लेनी होती है, जिसमें धारा प्रवाहित करके ऊष्मा लेनी होती है, उन सभी का प्रतिरोध बहुत ज्यादा रखा जाता है, जिससे वो कम समय में और एक कम से कम धारा का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा दे सके। तो H ∝ क्या होता है, R होता है। और एक और I और R अगर दोनों कांस्टेंट है तो H ∝ T होता है। मतलब जितनी देर तक करंट यानी कि धारा प्रवाहित होगी किसी दिए हुए प्रतिरोध में, तो उससे उत्पन्न ऊष्मा उतनी ही अधिक होगी। क्लियर? तो ये आपका विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्लियर हो गया सभी को। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या है कि किसी भी चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो वो क्या होता है, कुछ गर्म हो जाता है, और उसके गर्म होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। विद्युत उपकरण जो जनरली हमने लिख दिए हैं ना, एग्जांपल लिख दिया, वैद्युत बल्ब, वैद्युत प्रेस, वैद्युत हीटर, वैद्युत गीजर, ये सब ऐसे उपकरण हैं जिसमें विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का अनुप्रयोग किया जाता है। यानी कि बेसिकली सभी में कोई ऐसा चालक होगा जिसमें एक तार लगा होगा, जिसमें धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। इन सभी को डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर कैलकुलेट करनी है कि किसी भी चालक में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है, तो उसके लिए अभी जूल का नियम हम बता चुके हैं आपको। क्या बताया था कि 1 जूल ऊष्मा 1/4.18 कैलोरी के बराबर होती है। ये किसने बताया था, वैज्ञानिक जूल ने बताया था कि कार्य को ऊष्मा में और ऊष्मा को कार्य में कन्वर्ट किया जा सकता है। और उन्होंने बताया कि 1 जूल कार्य को अगर पूरा 1 जूल कार्य अगर ऊष्मा में परिवर्तित होता है तो उत्पन्न ऊष्मा 1/4.18 कैलोरी के बराबर होगी। यानी कि कह सकते हैं कि 1 कैलोरी ऊष्मा को उत्पन्न करने के लिए 4.18 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। तो अगर किसी परिपथ में W जूल ऊर्जा खर्च होती हो, पूरी ऊर्जा ऊष्मा में खर्च हो जाती हो। सपोज किया जितनी ऊर्जा परिपथ में व्यय हो रही है वो सब किस रूप में मिल रही है, हमें ऊष्मा के रूप में मिल रही है। तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी, W/4.2 कैलोरी या W/4.18 कैलोरी होगी। ठीक है, फिर W को हम कैसे निकाल सकते हैं, वह ऊर्जा क्या होती है, VIT या I²RT या V²/R/T होती है। तो हम W की जगह क्या रख सकते हैं, VIT रख सकते हैं। तो VIT/4.18 कैलोरी हो जाएगा, या I²RT/4.18 या V²T/R/4.18 कैलोरी। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। W/4.18 कैलोरी या W/4.2 कैलोरी बता रखा है आपको कि W जूल ऊष्मा पे, W जूल ऊर्जा पे, है ना, सॉरी, W जूल ऊर्जा पे कितनी ऊष्मा आएगी, W/4.2 कैलोरी या W/4.18 कैलोरी आएगी। एक और बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बता चुके हैं आपको कि ये थोड़ा सा एक्यूरेट वैल्यू होती है, इसको अप्रॉक्स हम यूज कर लेते हैं न्यूमेरिकल लगाते समय, क्योंकि यहाँ से हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाती है। ठीक है, अब W को VIT या I²RT या V²T/R से रख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में W की जगह पे हम VIT या I²RT या V²T/R रख के ये फॉर्मूले भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्मूले में अगर हम देखते हैं, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, इसमें यहाँ पे 4.18 भी लिख लीजिए अगर कैलोरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, ठीक है, अगर इसको हम कैलोरी में लिख रहे हैं तब हम 4.18 से डिवाइड करेंगे, अदरवाइज ऐसे जूल में लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि कार्य जो है वो ऊष्मा के तुल्य होता है। तो अगर हम चाहे तो जो ऊष्मा है उसको जूल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे हम
आर और टी की वैल्यू नियत रख देंगे तो सिर्फ आई के बढ़ाने पे क्या, सिर्फ आई ही एक फैक्टर है यहाँ पे जिसकी वजह से एच पे फर्क पड़ेगा, और आई के वर्ग के एच क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। इसी तरीके से अगर आई और टी नियत कर दे तो एच जो होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर के प्रोपोर्शनल होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि दिए हुए धारा के लिए और दिए हुए समय में ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए तार का यानी कि चालक का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा सब लोग। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.18 में अगर हम क्या करते हैं, आई और आर को कांस्टेंट कर देते हैं, सॉरी आई और आर को कांस्टेंट कर देते हैं तो क्या आता है, H प्रोपोर्शनल टू टी हो जाता है। ठीक है,